18th सेंचुरी में दो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और रोमांटिक एज स्टार्ट हुआ। रोमांटिक एज को हम रोमांटिक रिवोल्ट भी कहते हैं, चूँकि एक प्रकार से वो रिवोल्ट ही था। उसने नियो क्लासिकल एज के जो भी डोमिनेंट ट्रेंड थे लिटरेचर में, उसको पलट दिया। और पलटने का साहस और कारण कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने आप में बहुत अनोखा था। ये एक रिवॉल्यूशन था। रिवॉल्यूशन सामान्य रूप से लड़ी जाती हैं परिवर्तन के लिए। फ्रांस की जो क्रांति थी वो कुछ प्रिंसिपल्स पे लड़ी गई। प्रिंसिपल्स थी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। और जब ये चीज़ें हो रही थी उस समय ब्रिटेन में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ बहुत यंग थे। फ्रांस में इन प्रिंसिपल के बूते जो कहीं ना कहीं रूसो की फ़िलॉसफ़ी से आते हैं, लोगों ने बगावत किया। और दुनिया ने पहली बार देखा कि मजबूत लोगों को कमज़ोर लोगों ने पटक दिया। पेजेंट्स ने लुई 16 को के सख्त जो है शासनकाल को ख़त्म कर दिया। लुई 16 हार गए और आम नागरिक जीत गया। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे बैस्टील में, उनको आज़ाद कर दिया गया। और दुनिया हतप्रभ थी कि ये कैसे संभव हो पाया। अब जो कुछ फ्रांस में हुआ उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंग्लैंड पे या ब्रिटेन पे भी पड़ा। वहाँ के लोगों ने भी सोचा कि अगर मजबूत लोग हार सकते हैं कमज़ोर लोगों से, तो हम भी क्यों ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें। वर्ड्सवर्थ बहुत यंग थे। उन्होंने एक पोएम लिखी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसमें कहा उन्होंने कि ब्लिस वॉज इट टू बी अलाइव एट दैट डॉन, बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। क्योंकि जो युवा होता है उसके सामने एक लंबी दुनिया होती है। और वर्ड्सवर्थ ने कोलरिज ने मिल करके फिर लिरिकल बैलेड पब्लिश किया। और 1798 में लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन को ही हम मानते हैं रोमांटिक एज की शुरुआत। जैसा कि मैंने कहा कि रोमांटिक एज केवल रोमांटिक एज नहीं थी, एक रिवोल्ट थी। क्योंकि इसने रिवोल्ट किया अपने प्रीडिसेसर से। न्यू क्लासिकल एज में नियम बड़े सख्त थे। माना जाता था कि लिटरेचर वॉज नॉट फॉर एवरीबडी, सबके लिए साहित्य है ही नहीं। वे केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं, जो मजबूत हैं, जो सशक्त हैं। और इसीलिए लिटरेचर बड़ा सोफिस्टिकेटेड था न्यू क्लासिकल एज का। सटायर कंपलसरी था, हीरोइक कपलेट कंपलसरी था, ऑब्जेक्टिविटी कंपलसरी था। रोमांटिक एज में ये सारी चीज़ों को पलट दिया गया। सटायर को हटा दिया गया। और रोमांटिक जो पोइट्स थे उन्होंने कहा कि हम सटायर पे नहीं लिखेंगे, हम तो लिखेंगे लिरिसिज्म पे। और लिरिसिज्म, मेलोडी, ये एक डोमिनेंट ट्रेंड बन गया। लैंग्वेज जो सोफिस्टिकेटेड था न्यू क्लासिकल एज में, उसको पलट दिया गया। और अब सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में ना लिख करके पोएम्स को लिखा गया रस्टिक लैंग्वेज में, आम बोलचाल की कन्वर्सेशनल भाषा में लिखी गई। और हीरोइक कपलेट को हटा दिया गया। कहा कि हम लोग हीरोइक कपलेट पे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। और लेमैन की भाषा, बोलचाल की भाषा, रस्टिक की भाषा, रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक कंटेंट, इन पे पोएम्स लिखी जाने लगी। तमाम परिवर्तन आए। नॉवेल भी, उसमें भी बहुत कुछ बदला। हम रोमांटिक एज में देखते हैं गोथिक नॉवेल्स, मतलब मेडिवल आपकी सेटिंग हो, भूतों की, प्रेतों की जो कहानियाँ हैं, घोस्ट पे, विचेस पे, ऐसी कहानियाँ लिखी गई। द कासल ऑफ ओट्रांटो एट्सेट्रा। फिर हमने देखा कि डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखे गए। जेन ऑस्टिन आई और उन्होंने डोमेस्टिक नॉवेल लिखे, और उनके नॉवेल्स का जो कंटेंट था वो मैरिज था, शादी पे ही उनके सारे नॉवेल्स थे। अगर हम पोएम्स में देखें तो 4-5 जो पोइट्स आए, उनके लिखने के तरीके बड़े अलग अलग थे। वर्ड्सवर्थ आए, कोलरिज आए, शेली आए, कीट्स आए, बायरन आए, और इन्होंने नेचर पे बहुत लिखा। और इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रीसीडिंग एज, मतलब नियो क्लासिकल एज में जो ऑब्जेक्टिविटी फॉलो की जा रही थी, हम उसको नहीं मानेंगे। तो लिटरेचर ऑब्जेक्टिव ना हो करके सब्जेक्टिव हो गया। पोइट्स का जो माइंड था वही उसकी पोएम की कंटेंट हो गई। वर्ड्सवर्थ ने नेचर पे लिखा, वो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ नेचर पे उनकी पोएम्स थी। और नेचर में वो एक प्रेजेंस मानते थे। उनकी फ़िलॉसफ़ी को पैंथिस्टिक फ़िलॉसफ़ी कहते हैं कि नेचर में वो एक प्रेजेंस मानते थे। उनके लिए नेचर कोई डेड चीज़ नहीं थी। नेचर वॉज वेरी मच अलाइव फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी। 1798 की एक पोएम उनकी बड़ी फेमस हुई जिसको टिंटन एबे कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा
कि नेचर मेरे लिए सब कुछ है, गाइड है, फिलॉसफर है और नेचर ही मेरा फ्रेंड है। और फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को भी कहा कि नेचर से प्यार करो, क्योंकि नेचर नेवर बिट्रे द हार्ट दैट लव्स हर। कोलरिज का नेचर वर्ड्सवर्थ के नेचर से अलग था। कोलरिज सुपर नेचुरल एलिमेंट को ऐड किया अपने पोइम्स में। उनकी पोइम्स जैसे कि कुबला खान या द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये पोइम्स कोलरिज ने लिखी। तो कोलरिज की फ़िलॉसफी थोड़ी सी अलग थी, लेकिन कुल मिला के लब्बो लुआब यही था कि दोनों नेचर पे फोकस किए थे, दोनों की लैंग्वेज लिरिकल थी, दोनों की लैंग्वेज रस्टिक थी, एक आम बोलचाल की भाषा में वो अपनी पोइम्स लिखते थे। फिर आगे शैली आए। शैली की जो एम्फेसिस थी वो भी नेचर ही थी, लेकिन वो फेरोसियस एस्पेक्ट ऑफ नेचर पे वो लिखते थे। ओड्स लिखे उन्होंने, जैसे ओ टू द वेस्ट विंड, और ओड या सोनेट या लिरिक पोएम्स ये बहुत लिखे गए आपके रोमांटिक एज में। कीट्स आए। कीट्स एक सेंसुअस पोइट्स हैं, पोइट ऑफ सेंसेस हैं, और उन्होंने भी बहुत सारे ओड्स लिखे। ओ टू अ नाइटिंगेल, ओ टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। बायरन आए। बायरन अपने फेरोसिटी के लिए जाने जाते हैं। तो कुल मिला के इतना हमको समझना पड़ेगा कि रोमांटिक एज के ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बड़ा जो है इम्पैक्ट था, क्योंकि पहली बार लोगों को लगा कि जब फ्रांस में चीज़ें पलटी जा सकती हैं इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के नाम पे, तो फिर हम लोग ब्रिटेन में क्यों उस पुराने दकियानूसी पैटर्न पे अपने लिटरेचर को लिखें। और इन्होंने पूरा का पूरा लिटरेचर ही पलट दिया। लिटरेचर अब पोइट का माइंड ही उसका कंटेंट हो गया। लिटरेचर ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी में आ गई। लिरिकल बैलेड या लिरिकल पोएम्स लिखे जाने लगे। भाषा बहुत ही आसान हो गई, आम बोलचाल की भाषा जिसे हम रस्टिक लैंग्वेज कहते हैं। जो पुरानी सोफिस्टिकेटेड भाषा थी उसको पलट दिया गया। अब लोगों ने कहा कि नहीं, हम सोफिस्टिकेटेड भाषा में नहीं लिखेंगे। हीरोइक कपलेट को अबैंडन कर दिया गया, रोक दिया गया। रोमांटिक एज में कोई भी पोएम हीरोइक कपलेट में नहीं लिखी गई। और सटायर तो लोगों ने इस्तेमाल किया ही नहीं, कहा कि नहीं, सटायर हम क्यों करें। और पॉलिटिक्स या प्रोपेगेंडा वाली लिटरेचर नहीं लिखी गई। लिटरेचर आम जनमानस की लिटरेचर लिखी गई, आम लोगों की लिटरेचर लिखी गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, और इन्हीं संबंधों की वजह से रोमांटिक लिटरेचर काफ़ी हद तक प्रभावित रहा।